नमस्कार साथियों, एग्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो BSTC और DLED के नाम पे हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि जो सिलेबस दिया है उसके 4 हिस्से हैं। पहला मानसिक योग्यता, दूसरा है राजस्थान की सामान्य जानकारी, तीसरा है शिक्षण अभिक्षमता और चौथा है भाषा योग्यता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रत्येक पार्ट जो STC का है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल जो है 150 अंक का प्रत्येक भाग होगा। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है शिक्षण अभिक्षमता, ये भी 150 अंक का है और 50 प्रश्न इसमें आएंगे। हम जो ये ऑनलाइन क्लासेज और इस माध्यम से जो तैयारी आपको करवाने जा रहे हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि हम बेस्ट से बेस्ट मैटर आपको देंगे और ये सुनिश्चित आप रहिए कि इस पर जो अब मैटर भी अच्छा है और इसके साथ साथ जो है एक टॉपिक होने के बाद में उनके प्रश्नों का अभ्यास भी होगा। इसके बाद में हम एक लाइव क्लास रखेंगे, जो जिस किसी की भी जो भी जिज्ञासा होगी वो लाइव क्लास के माध्यम से हम सोल्व करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता जो आपके है इसमें 7 बिंदु है। पहला है टीचिंग लर्निंग अर्थात शिक्षण अधिगम, दूसरा लीडरशिप क्वालिटी है नेतृत्व का गुण, और जो क्रिएटिविटी है वो तीसरा है जिसमें सृजनात्मक चीज़ें आएंगी। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, चूँकि मूल्यांकन आवश्यक है, जो भी पढ़ाया जाता है उसमें मूल्यांकन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चौथा आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया। 5वां कम्युनिकेशन, क्योंकि एक अध्यापक बनने जा रहे हो BSTC करके, तो कैसे संप्रेषण करें, हम अपनी बात को बच्चों तक कैसे पहुंचाए और बच्चे अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाए, वो जो हमारी योग्यता वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। व्यावसायिक अभिवृत्ति प्रोफेशनल एटीट्यूड, यानी एक शिक्षक के रूप में शिक्षण के प्रति क्या अभिरुचि, अब किस प्रकार की रुचि रखते हैं वो और किस प्रकार की अपनी सोच है, वो व्यावसायिक अभिवृत्ति में आती है। इसी प्रकार सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता, शिक्षक समाज का अंग है। हमारे शिक्षक न केवल विद्यालय में एक सामाजिक माहौल तैयार करता है बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अब हम आज पहला टॉपिक ले रहे हैं शिक्षण एवं अधिगम। देखिए, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है, सामान्यतः शिक्षक द्वारा बालक को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको शिक्षण कहते हैं। और इसके 2 अर्थ है, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थ में औपचारिक शिक्षा प्रणाली होती है। औपचारिक का मतलब है जहाँ पर नियमबद्ध तरीके से निश्चित समय, निश्चित आपका जो विधि आ गई, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण किया जाता है। जैसे कि विद्यालय में जो शिक्षण होता है उसमें क्लास भी लगती है, टाइम टेबल भी बनाया जाता है, पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है, उससे अलग नहीं पढ़ाना होता है। और व्यापक अर्थ में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों आते हैं। इसमें जो है विद्यालय भी आ गया और अनौपचारिक केवल जैसे परिवार में सीखता बच्चा, समाज में सीखता है। इसके साथ साथ हम मारवाड़ी में कहेंगे तो ये तो है नियमों चलन वाली बात, और ये है आड्य का ठीक है जगी, यानी कि पूरे जीवन भर जो शिक्षण मिलता है कहीं से भी सीखने को, वो होता है व्यापक अर्थ में, अनौपचारिक अर्थ में। शिक्षण की परिभाषाएं दी है, कई बार पूछता है टॉपिक देके कि ये परिभाषा किसने दी है। तो पाठक एवं त्यागी ने परिभाषा दी है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, पत्र पत्रिकाओं, मनोरंजन आदि से अपने वातावरण से अनुकूल करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। यानी ये इस पर ध्यान, ये अनौपचारिक शिक्षण पे जोर दे रहे हैं। और थाइन ने परिभाषा दी है अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। तो यहाँ अधिगम का मतलब है सीखना, अधिगम का मतलब ग्रहण करना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लर्निंग। तो ये इन दोनों की परिभाषाएं हमें ध्यान रखनी है। वहाँ प्रश्न कैसे आएगा कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये परिभाषा किसने दी। इसी प्रकार से और है बर्ट ने, शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। शिक्षण क्या है? अधिगम के लिए प्रेरणा है
और पथ प्रदर्शन करना और प्रोत्साहन है। यानी शिक्षण से हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें प्रदर्शन मिलता है। किसके लिए? अधिगम के लिए। तो इस प्रकार से ये परिभाषा बर्ट ने दी है। B.O. स्मिथ कह रहे हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि जिसको क्लास में हम प्रयुक्त करते हैं। तो जहाँ विधि आ जाए वहाँ B.O. स्मिथ है, जहाँ प्रेरणा व प्रोत्साहन आ जाए वहाँ बर्ट है। इसी प्रकार आगे का जो टॉपिक हमारा बन रहा है, शिक्षण की विशेषताएं एवं प्रकृति। तो शिक्षण की क्या विशेषता है और उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं आदि कैसे हम जानेंगे कि भाई ये शिक्षण है। तो इसमें है द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया। पहला जो द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें दो चीज़ आती है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। शिक्षक पढ़ाने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, शिक्षण देने वाला। और अब इसका संबंध, शिक्षक का संबंध जो है शिक्षण से है और शिक्षार्थी का संबंध जो है विद्यार्थी से है। विद्यार्थी सीखता है और शिक्षक सिखाता है। तो इनके मध्य अंतर क्रिया होती है और वो उस क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं होता है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रकार ये जो जोर दिया द्विमुखी एडम्स महोदय ने। और आपके त्रिमुखी जो प्रक्रिया है कि तीन चीज़ें उसमें विशेष तौर पे आती है, उसमें है शिक्षक, शिक्षार्थी, ये तो हमने दोनों देख ली द्विमुखी में। इसके साथ साथ है पाठ्यक्रम, कि पाठ्यक्रम का भी, बिना पाठ्यक्रम के शिक्षण प्रक्रिया नहीं होती है, पाठ्यक्रम जरूरी है। ये जो बात, ये जोर दिया जॉन डीवी व रायबर्न ने। जॉन डीवी और इन्होंने कहा कि जो अंतःक्रिया वो किस पर आधारित होती है? पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। यानी जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसके आधार पर ही शिक्षक और छात्र के मध्य प्रतिक्रिया होती है और वही अंतःक्रिया जो है सिखाना, सीखने के रूप में, अधिगम के रूप में परिलक्षित होता है। विभिन्न चरणों वाली प्रक्रिया भी इसको कहा है। इसमें जो है हफ और डंकन ने जोर दिया है। इन्होंने कहा कि इस जो शिक्षण है उसमें विभिन्न चरण आते हैं। पहला चरण योजना, दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन और चौथा मूल्यांकन। यानी पहले कोई प्लानिंग बनाई जाती है कि हमें क्या पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है। फिर जो है निर्देशन दिया जाता है बच्चों को। निर्देशन देने के बाद कक्षा, टेस्ट आदि के माध्यम से मापन करते हैं और फिर गरे का जो बीच में विभिन्न समय समय पर जो परीक्षाएं ली जाती है उससे मूल्यांकन किया जाता है कि जो निर्देशन दिया क्या वो सफल रहा है, बच्चे ने कितना अधिग्रहण किया है। ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। फिर मूल्यांकन से पता चलता है कि हमें अगली जो योजना है वो कैसे बनानी है। तो इसमें आपका प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण में जो विभिन्न चरण बताए हैं वो क्रम से कौन कौन से हैं। तो ऐसे प्रश्न में 4 ऑप्शन मिलेंगे, योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन एक ऑप्शन हो गया और इनको आगे पीछे करके कई सारे ऑप्शन बनाए, 4 ऑप्शन बनाए। तो उन ऑप्शन में से ये ध्यान रखना है कि पहले योजना बनाई जाती है, फिर निर्देशन दिया जाता है, फिर मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है। योजना में क्या होता है? कला व विज्ञान का प्रयोग होता है। कौशलपूर्ण प्रक्रिया है योजना और विकासात्मक प्रक्रिया भी है। सामाजिक व्यावसायिक प्रक्रिया और निर्देशन में पथ प्रदर्शन करने वाली प्रेरणा है। ये सारी जो विभिन्न चरणों में चलती है। तो इस प्रकार से हफ तथा डंकन ने इनको जोड़ दिया है। ये भी पूछ सकते हैं कि योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन वाली जो प्रक्रिया है वो किसने दी है या इसके समर्थक कौन है? तो इसमें आएगा हफ तथा डंकन। शिक्षण सूत्र, पढ़ाने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, उनको काम में लिया जाता है। तो कौन कौन से हैं शिक्षण सूत्र? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात विद्यार्थी को जिसका ज्ञान होता है पूर्व में, उसी को पूर्व ज्ञान को परीक्षण करके कि विद्यार्थी को क्या क्या आ रहा है, उसी के आधार पर जो नहीं आ रहा है वो सिखाया जाता है। जैसे हमें पता है कि यदि विद्यार्थी को स्वर और व्यंजन यानी उसको सब जो बेसिक वर्णमाला है वो याद है, तो अब हमारा उद्देश्य क्या बनेगा? उसको जो नहीं पता है कि पद कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं उन वर्णों से, तो वो वर्ण, वो पद कैसे बनते हैं ये सिखाना ही ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया। ज्ञात तो पता है जो ध्यान में है और अज्ञात है शब्द निर्माण प्रक्रिया। इसी प्रकार से सरल से जटिल की ओर, यानी हम सबसे पहले सरल तो बिंदुओं को पढ़ाएंगे
उसके बाद में जो कठिन टॉपिक है वो पढ़ाते हैं, ताकि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक एक वो हो जाती है कि जो आ रहा है, यदि पहले ही जटिल पढ़ा दिया तो उसमें रुचि जागृत नहीं होगी बच्चे की, और रुचि नहीं होगी तो वो फिर सही ढंग से शिक्षण नहीं करा पाएंगे हम। इसी प्रकार विशिष्ट सामान्य की ओर पहले कोई छोटी छोटी चीज़ें, विशिष्ट चीज़ें बताते हैं, फिर एक जनरल नियम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए हम पूर्ण चीज़ को बता करके फिर उसके विभिन्न अंशों को। पूर्ण का मतलब है जैसे कोई शब्द है, प्रकृति शब्द है, तो प्रकृति शब्द पूर्ण हो गया। अब इसके अंश क्या क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग है, क्रिया धातु है, 3 प्रत्यय है, तो इनको जो है बताया जाता, उसके शब्द के या वाक्य के अलग अलग भाग करके बताया जाता है, उसको अंश कहते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले एक एक चीज़ें बताएंगे विश्लेषणात्मक ढंग से, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको संश्लेषणात्मक किया जाए। जैसे मान लो कोई कहानी है तो उसके कई भाग होते हैं, तो उन भागों को, अलग अलग भागों को पढ़ा करके फिर एक संपूर्ण की पूरी कहानी का क्या सार निकला, पूरी कहानी जो है एक हमारा एक बर्ड व्यू बन जाता है उस कहानी के प्रति। इसी तरह आगमन से निगमन की ओर, आगमन में सामान्यतः क्या होता है कि जो उदाहरण होते हैं वो पहले बताए जाते हैं, और उदाहरण बताने के बाद में निगमन का मतलब है नियम। तो उदाहरण से नियम की ओर पहले छोटे छोटे कई सारे उदाहरण देते हैं, फिर एक सामान्य नियम बता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्वर संधि में पहला भाग है यण संधि, तो उसके उदाहरण बता दिए 3-4। उसके बाद में ये नियम बताया जाता है कि ई ऊ री ली के पश्चात कोई असमान स्वर हो तो ई ऊ री ली के स्थान पर क्रमशः यह वरल हो जाता है। तो ये बात जो है नियम के रूप में बनी, और पहले कई सारे उदाहरण दिए। इसी तरह अनिश्चित से निश्चित की ओर चलते हैं। जिसका निश्चय नहीं होता है वो अनिश्चित होता है, और उसी चीज़ को हमें समझना है। जब तक नहीं समझा जब तक वो हमारे लिए अनिश्चित है, जब हमने समझ लिया तो वो हमारे लिए निश्चित हो गई। इसी प्रकार मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त का मतलब होता है यहाँ कि जो चीज़ दिखती है, जो वास्तव में जिसको हम जिसके परिमाण को हम जान सकते हैं, वो मूर्त हो गई। जैसे मान लो पेन का उदाहरण दे दिया तो ये पेन, तो ये मूर्त रूप में दिख रहा है। अमूर्त है जो दिखता नहीं है लेकिन उस कॉन्सेप्ट के रूप में होता है, संकल्पना के रूप में, तो उसको कहेंगे अमूर्त। और अनुभव से विवेक की ओर, जिस चीज़ों का बच्चों को पता है, विद्यार्थी जिन जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है सामान्यतः उन्हीं को उदाहरण के रूप में लेते हैं, अनुभव के रूप में, और फिर उसके बाद में विवेक की ओर बढ़ते हैं कि फिर वो उसमें निर्णय क्षमता आ जाती है, वो अपना विवेक लगाता है कैसे क्या करना है। और मनोविज्ञान से तर्क की ओर, पहले मनोविज्ञान यानी कि व्यक्ति जो है जन्म से ही और जीवन पर्यंत सीखता है, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि उसमें सीखने की स्वाभाविक आदत है, और फिर वो किसी भी जो जटिल विषय है उस पर तर्क करना, वाद विवाद करना, ये बाद में होता है। तो पहले तो सामान्य चीज़ सीखता है, फिर वो तर्क की ओर बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया हो जाती है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो इस शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग हमें करना है। तो ये अभी तक जो मैंने बताया है वो हमने शिक्षण पे जोर दिया कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा किस किसने दी है, और शिक्षण में हम किन सूत्रों को काम में लेते हैं ताकि अच्छा जो शिक्षण हो जाए, सार्थक और सफल। अब आता है अधिगम। अधिगम का अर्थ है सीखना, इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्निंग। अब भूमिका, अधिगम जो है मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात सीखना, नवीन अनुभव प्राप्त करना है। सामान्यतः जब बच्चा जो कुछ सीखता है तो उसे नवीन अनुभव ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो चीज़ उसे नहीं पता है, जैसा कि शिक्षण सूत्र में हमने देखा ज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह नवीन अनुभव प्राप्त उसको हो रहा है। वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, और फिर वर्णमाला का ज्ञान हुआ, फिर शब्द कैसे बनेंगे, तो इस प्रकार से वो नवीन अनुभव प्राप्त करता है। और व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि एवं संशोधन, व्यवहारगत परिवर्तन, अर्थात व्यक्ति का जो व्यवहार है, ये इस पे जोर देना है हमें कि उसके व्यवहार में वृद्धि होगी। यदि वो जो कुछ भी चीज़ सीखेगा वो खुद प्रयोग करेगा तो इसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और ये व्यवहार में जो व्यवहारगत परिवर्तन है इसी को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम सीखना का मतलब है जैसे कोई चीज़ सीखी तो उसके व्यवहार में स्वतः परिवर्तन आता है, और स्वतः परिवर्तन आता है
तो उसी को ही व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। ये अनुभव व इनका उपयोग ही अधिगम है। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये अनुभव हो जाए कि उसको कुछ आया है, कुछ सीखा है और उसने इसका प्रयोग किया है, तो इसका मतलब है कि वो अधिगम उसने कर लिया है। इसी तरह अब अर्थ क्या निकला कि अधिगम का, कि अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, इस पे ध्यान रखना है। आपके प्रश्न आ सकता है कि अधिगम है शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, दोनों भी नहीं, तो इस प्रकार से आपका उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए, परिपक्वता का मतलब है उसमें मैच्योरिटी आने लगती है और ज़्यादा जानकारी बढ़ती है, तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए, कि जब अनुभव से लाभ कैसे उठाना, जैसे कोई चीज़ की जानकारी है तो कहाँ हमें गलती नहीं करनी है ये पता उसको हो जाए, तो वो लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन करता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है और एक अनपढ़ होता है, तो वो कहता है कि यार तुम पढ़े हुए हो, तुम्हें तो ये ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें ये चीज़, एक अपेक्षा की जाती है कि ये व्यवहारगत परिवर्तन होना चाहिए। सामान्यतः हमें समाज में कैसे रहना है ये अध्यापक ने सिखाया, तो वो जो सीखी है हमने चीज़, अनुशासन, उसी का ही व्यवहारिक प्रयोग समाज में करना जरूरी है। नहीं तो हमें क्या कहना है, व्यवहार में सुनने को मिलता है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों से ये है, वो है व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। अब अधिगम की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, उसमें आती है एक स्किनर की। स्किनर की परिभाषा में ये ध्यान रखना है कि जहाँ सामंजस्य शब्द आ जाए वो स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरा वुडवर्थ ने दिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी इन्होंने अधिगम बताया है कि नया ज्ञान मिलता है, नई प्रतिक्रिया होती है। तो जहाँ प्रतिक्रिया शब्द आ जाए, प्रतिक्रिया का संबंध वुडवर्थ से है। क्रो वे क्रो, इसमें जो आदत शब्द विशेष तौर पे जोर दिया जाता है कि सीखना क्या है, कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, इनका अर्जन करना। तो आदत किसका, क्रो एंड क्रो का। तो इसको संक्षेप में भी हम याद कर सकते हैं, सामंजस्य स्किनर का, प्रतिक्रिया वुडवर्थ की, और क्रो एंड क्रो यानी कागला की आदत। तो इस प्रकार से जो है याद रह जाएगा। गेट्स व अन्य, सीखना क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। और कॉर्नब्रेक ने यह कहा, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी सारा जोर जो है वो व्यवहार में परिवर्तन पे दे रहे हैं सभी। निष्कर्ष क्या निकला, सीखना प्रक्रिया के द्वारा, सीखना प्रक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में ये परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है। ये परिवर्तन व्यक्ति के पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। यानी मुख्य जोर जो दिया गया है वो है व्यवहारगत परिवर्तन पर। अब इसकी विशेषताएं क्या है, कि अधिगम की जो क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं। तो सीखना जीवन पर्यंत चलता है। यानी ये जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें कोई आयु का बंधन नहीं है कि हम जो है इतनी आयु तक ही सीखेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा शिक्षण में कि जो अनौपचारिक शिक्षण होता है वो व्यक्ति हर जगह कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह सीखना परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है, व्यवहार में, इच्छाओं में, भावनाओं में आदि में परिवर्तन होता है। जब पढ़ाई करते हैं हमें अधिगम होता है तो हमारे जो उद्देश्य बन जाते हैं। हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन होता ही है, हमारी इच्छा और भावनाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। हम अपनी इच्छाओं को, जैसे हमें कोई लक्ष्य बनाते हैं कि आगे जाके हमें क्या बनना है, तो वो किस पर निर्भर करता है, सीखने पे। गिलफोर्ड ने कहा है कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है और ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी सीखते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। केवल मनुष्य ही नहीं सीखता है, या केवल कोई एक देश या एक जगह पे ही नहीं सीखता है, बाकी सभी जगह सीखा जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सार्वभौमिक है, सब जगह है और सभी सीखते हैं। मनुष्य हुआ, पशु है, पक्षी हुए। ये विकास है। किस चीज़ का विकास है, सीखने के साथ शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है।
और मानसिक विकास में जैसे वृक्ष और पेस्टोलॉजी ने वृक्ष का दिया है और उपवन में फ्रोबेल ने दिया है कि जो वृक्ष होता है तो उसका विकास जिस तरह से होता है, इसी तरह व्यक्ति का चहुमुखी विकास भी इसके अंतर्गत आता है। चहुमुखी विकास से तात्पर्य है कि न केवल ज्ञानार्जन होता है बल्कि चरित्र आदि में भी उत्कर्ष होता है। अनुकूलन है, अनुकूलन का मतलब है एडजस्टमेंट करना, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करना, समायोजन में सहायक नया कार्य करना है। अनुकूलन हो गया कि जैसे वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे तो वो एडजस्ट कर सकता है। वो एडजस्ट कब कर सकता है? जब उसको पता है, यानी अधिगम उसको सीख जानकारी है। इसी तरह अनुभव का संगठन है ये सीखना, नए व पुराने अनुभवों का संगठन। जो चीज़ आती है वो हो गया पुराने अनुभव, और जो नहीं आ रही है यानी जो नया शिक्षण करा रहे हैं वो नया अनुभव हो गया। इनका दोनों का संगठन का जो है सम्मिलित स्वरूप ही सीखना कहलाता है। इसी तरह उद्देश्यपूर्ण है, यानी बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता है। तो अधिगम भी यानी सीखना भी उद्देश्यपूर्ण है। मर्सेल ने कहा कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है। हमें सीखना है तो बच्चे की रुचि जागृत करने के लिए उसको उत्तेजित करना पड़ेगा, मतलब कि क्या वो कैसे किस प्रकार से उसका ध्यान सीखने पे बना रहे। और निर्देशन का मतलब है कि कैसे कार्य करना, कैसे से संबंधित हो गया निर्देशन आपका। इसी प्रकार जो अधिगम है वो विवेकपूर्ण है। बुद्धि या विवेक का प्रयोग करके कोई बात सीखी जाती है, क्योंकि सीखने का सीधा संबंध बुद्धि से है तो इनका प्रयोग करना जरूरी है। और विवेकपूर्ण है, विवेक से तात्पर्य कि सही और गलत में अंतर करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, और क्या अपेक्षित है क्या अनपेक्षित है। इसी प्रकार सक्रिय है, सक्रिय का मतलब है कि अधिगम जब होता है तो छात्र जो है सक्रिय रहता है। बालक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। क्रियाशीलता पर बल देने के लिए ही नए आजकल जो पाठ्यक्रम में है अभ्यास कार्य और व्यवहारिक कार्य ज़्यादा करवाए जाते हैं ताकि वो सीख सके और वो सक्रिय रह सके। नई नई विधियाँ इसमें प्रयुक्त होती है। व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना केवल व्यक्तिगत ही नहीं है बल्कि सामाजिक है, सभी समूह के रूप में भी सीखते हैं। बच्चा अकेला भी सीखता है और क्लास में समूह के रूप में भी सीखता है। वातावरण की उपज है सीखना। कैसे? वातावरण का प्रभाव खोज करना है। वातावरण का प्रभाव से हमें क्या होता है कि खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और उससे सीखने को मिलता है। इस विषय में मर्सेल ने कहा है कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। जैसे हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई और जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने खोजा, और खोजने और जानने की चाह जिसमें आ जाती है तो उसको वो सीखने की ओर अग्रसर होता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि वो सीखना चाहता है। अब अधिगम के सोपान, सोपान से तात्पर्य है कि जो शिक्षक कराता है और छात्र जो अधिगम करता है या सीखता है तो शिक्षण की वो अधिगम की वो क्या प्रक्रिया है, उसके स्टेप क्या क्या हैं। सोपान का मतलब स्टेप, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो अभिप्रेरणा और आवश्यकता सर्वोत्तम सोपान है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मिलता है कि किस लिए सीखना, तो उसी चीज़ को बताने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। फिर लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें लक्ष्य और उद्देश्य कि हमें क्या सीखना है। तो क्या सीखना का यदि ये चीज़ सीखनी है तो हम उसी अनुसार हम जागृत रहते हैं और हमें पता होता है कि हमें किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ना है सीखना है। बाधाएं, सीखने में बाधाएं भी आती है तो उनका निवारण किया जाता है। और चौथा सोपान है तत्परता। तत्परता तात्पर्य है कि उसमें एक्टिव रहना, मतलब वो ऐसे ध्यान उसका इधर उधर नहीं होना चाहिए विद्यार्थी का या सीखने अधिगमकर्ता का। और इसी तरह अधिगम स्थिति और वातावरण कि हम किस परिस्थिति में सीख रहे हैं। एक होता है जो विद्यालय का वातावरण होता है कि विद्यालय की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर है। यदि वो बीच बाज़ार की जगह में आसपास हो तो बाहर शोरगुल ज़्यादा हो तो अधिगम में हमें जो है सीखने में समस्या होती है। तो स्थिति ये जो है अनुकूल होनी चाहिए, अधिगम जो है अनुकूल होना चाहिए। इसके साथ साथ वातावरण के साथ अंत्यक्रिया और विभिन्न अनुक्रियाएँ भी होती है। इनको डेवलप करने के लिए शैक्षिक गतिविधियाँ विद्यालय में आयोजित होती है तो वातावरण से उसे अंत्यक्रिया हो जाती है। जैसे बाहर का स्वच्छता अभियान रखते हैं, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य करते हैं, जब
कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब चीज़ें जो है हम वातावरण के साथ समायोजित करती है। इसी तरह पुनर्बलन, पुनर्बलन से तात्पर्य है कि ये भी एक महत्वपूर्ण सोपान है अधिगम का, कि जब बच्चे ने सीखा है और हम उसका मूल्यांकन या मापन करते हैं, उसने जो उत्तर दिया है तो उसको पुरस्कार रूप में शाबाशी देना, वो हो जाता है पुनर्बलन। तो उसकी उत्कंठा जो है बहुत जागृत हो जाती है कि आगे हमें कैसे सीखना है। अनुभवों का संगठन है ये अधिगम जो है, विभिन्न अनुभव होते हैं, उनका एक सम्मिलित रूप से संगठन है। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है कि अधिगम के जो महत्वपूर्ण सोपान है वो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, कि हम जब सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सोपान है। तो अब इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कैसे बनेगा कि अधिगम के सोपान में निम्नलिखित में से नहीं है, तो 3 सोपान दे देंगे, एक नहीं, एक अन्य देंगे। तो ये जो 9 सोपान हम ध्यान रखेंगे तो उत्तर आसानी से हम दे सकते हैं। इस प्रकार सार क्या निकला, हमने जो बात कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति में सबसे पहले प्रेरणा जागृत होती है। प्रेरणा के बाद वे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, और मार्ग में बाधा आने पर उसे हटाने का प्रयास करता है। यानी बाधाएं आ जाए तो उसको हटाने का प्रयास करता है, जिसमें कि सीखने की प्रक्रिया निहित रहती है। कई क्रियाओं में से जिस सही अनुक्रिया द्वारा बाधा दूर होती है, वह अनुक्रिया व्यक्ति को पुनर्बलन प्रदान करती है, और आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति सभी अनुक्रियाओं का संगठन करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो हमने जो अधिगम के सोपान देखे वो सब इसमें आ रहे हैं कि प्रेरणा होगी, फिर लक्ष्य निर्धारित होगा, बाधाएं आएगी तो हटाने का प्रयास करेगा, फिर वो अनुक्रिया के द्वारा बाधा दूर करके पुनर्बलन उसको मिलता है, और संगठनात्मक रूप से वो सीखता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने अधिगम के सोपान समझे। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं, कि हमारा जो सीखना होता है तो उसमें हमें प्रभावित करते हैं कई कारक और कई दशाएं। तो विषय सामग्री का स्वरूप, अब विशेष कक्षा में हमें पढ़ाना है तो क्या विषय है, सामग्री है, कैसी है, सरल है, कठिन है। तो सरल व अर्थपूर्ण सामग्री सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री है। हमारी जो किताबें बनती है, जैसे संज्ञा की परिभाषा कक्षा 3 में भी होती है और संज्ञा की परिभाषा कक्षा 12-11 में भी होती है। तो वो देखा जाता है कि उसका स्तर क्या है। तो विषय सामग्री को इसी रूप में बनाते हैं। जो अलग अलग कक्षा वाइज पाठ्य पुस्तक होती है उसका उद्देश्य यही होता है कि विषय सामग्री को कैसे बनाना है। कक्षा 6 के लिए विषय सामग्री और कक्षा 10 के लिए विषय सामग्री, एक ही विषय में अंतर होगा, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होगी 10 वाली और 6 वाली सरल होगी। ये सरल से कठिन की ओर नियम पर आधारित है। बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ध्यान में रखते हैं कि कोई व्यक्ति है स्वस्थ, ताकि जो बालक है उसको स्वस्थ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि बालक रुचि ले सके। अब मान लो जैसे बच्चा बीमार है, सर दर्द कर रहा है और बहुत ही रोचक टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसको रुचि नहीं आएगी। तो बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही होना ज़रूरी है। ये प्रभावित करते हैं हमें। किसी के प्रॉब्लम रहती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो फिर वो अधिगम में उसको बाधा होती है, सीखने में दिक्कत आती है। परिपक्वता, शारीरिक मानसिक परिपक्वता प्रभावित करती है अधिगम को। इसमें कोलसैनिक ने कहा है, परिपक्वता और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध और एक दूसरे पर निर्भर है। यानी परिपक्वता और सीखना। अब मान लो एक बच्चा है कक्षा 1 का और उसमें 5 में बिठा देंगे तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा, और एक बच्चा है 15 साल का और उसको कक्षा 5 में बिठाते हैं तो वहाँ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो मैच्योरिटी और सीखना पृथक नहीं है। ये आयु के अनुसार किस कक्षा का स्तर होना चाहिए, वो इसलिए जो राज्य सरकार के निर्देश हैं कक्षा वाइज एडमिशन करने के, वो आयु के अनुसार एडमिशन किया जाता है। वो इसीलिए कि उसकी मैच्योरिटी को देख के उसको सीखना है। करके सीखना, छात्र स्वयं अपना कार्य करते हैं तब लाभ क्या होगा कि जल्दी सीखेंगे। यदि खुद करके नहीं सीखते हैं, केवल अध्यापक की, जैसा कि हमने देखा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम है,
तो बच्चों को काम इसलिए वो गृह कार्य वगैरह या कक्षा कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि वो खुद करके सीखे। निरीक्षण करके सीखना, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग, जैसे कोई चीज़ को छू के देखा, प्रयोग करना, स्पष्ट चित्र अंकित होना। मान लो वायुयान है, उसके बारे में बताना कैसा है तो उसका मॉडल लाना पड़ेगा, या किसी भौगोलिक परिस्थिति को दिखाना है तो मानचित्र आदि के माध्यम से दिखाना है। तो उसमें क्या है, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग मतलब केवल श्रवणेंद्रिय सुनने से ही नहीं है, 4 भाषा कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना और बोलना और लिखना। तो ये भाषा कौशल, सारे भाषा कौशलों का प्रयोग किया जाता है तब निरीक्षण द्वारा सीखना हो जाता है। योक्कम एवं सिम्पसन ने यहाँ दिया है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। क्या है निरीक्षण? ये सीखना कि निरीक्षण से हमें सूचना प्राप्त होती है। आधार सामग्री को, यानी जो डेटा होता है, रो डेटा, उसको एकत्रित किया जाता है और उसके आधार पर जो वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सही विचार करने का साधन है। इसलिए निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसी तरह परीक्षण करके सीखना कि पढ़ी हुई बात को परीक्षण अथवा प्रयोग करके सीखना। गर्मी सर्दी का जल पर प्रभाव, बर्फ आदि। जैसे जो परीक्षण कैसे करेंगे कि जल का उदाहरण लिया इन्होंने, तो सर्दी में जल जो है बर्फ़ के रूप में होता है और गर्मी में जल जो है गर्म हो जाता है। तो ये प्रयोग करके बच्चा देखेगा तो उसको वो चीज़ समझ में जल्दी आएगी। इसी तरह सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, इसमें एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। तो सामूहिक विधि यानी पूरी कक्षा के साथ सीखना, ये अधिक उपयोगी है। इसमें क्या करते हैं कि वाद विवाद विधि, वर्कशॉप विधि, सभा सम्मेलन व विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट, डाल्टन व बेसिक विधियाँ काम में ली जाती है। यानी कि जहाँ पर किसी विषय को लेकर हम वाद विवाद रखते हैं। और वर्कशॉप विधि भी एक है जहाँ पर सम्मेलन आदि किया जाता है कि किसी विषय को लेकर विभिन्न विद्वान अपना अपना विचार रखते हैं। इसी प्रकार विचार गोष्ठी विधि है कि किसी विषय को लेकर के बच्चों को कहेंगे आप अपना अपना विचार बताएं। तो वो जो सारी प्रक्रिया है वो सामूहिक विधि में आती है। तो इस प्रकार से ये अधिगम की विधियाँ हुई। अधिगम का मतलब पर किस विधि से हम कर सकते हैं? मिश्रित विधि द्वारा सीखना, इसमें पूर्ण विधि जिसमें पाठ्य पुस्तक का पूर्ण ज्ञान होगा और आंशिक विधि, इन दोनों को मिला देने से पाठ्य विषयों को खंडों में बांटना। जैसे सामाजिक विज्ञान की किताब है तो उसको अलग अलग खंडों में बांट देते हैं कि पहले भूगोल वाला भाग रखते हैं, बीच में इतिहास का, उसके आगे राजनीति विज्ञान के बिंदु रखे जाते हैं। तो वो हो गया पाठ्यक्रम को अलग अलग खंडों में बांटना। सीखने की स्थिति का आकलन, विद्यालय आवश्यक आधारभूत संरचना है, ऐसा होना चाहिए विद्यालय जहां सभी क्रियाएं उपलब्ध हो एवं विधियों को प्रयोग करना संभव हो। इसलिए जो हम विज्ञान और भाषा से संबंधित प्रयोगशालाएं उसमें होती है, लैब होती है, ताकि वो प्रयोग करके भी सीख सके। अब सीखने के नियम, मुख्यतः सीखने के जो है नियमों में सबसे ज़्यादा जोर दिया E.L. थॉर्नडाइक ने। इनके नियम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य नियम है और इन्होंने जो है 2 प्रकार से नियमों का विभाजन किया है, मुख्य नियम और गौण नियम। अब मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। तैयार या तत्पर होना, इसका लाभ है शीघ्र सीखेगा। तत्परता का मतलब होता है कि उसमें वो एकदम तैयार रहना चाहिए। छात्र यदि एक्टिव नहीं है तो फिर वो हम कहते हैं ना ढीला ढाला है तो वो सीख नहीं पाता है। तो ये तत्परता ज़रूरी है सीखने के लिए। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब है कि बार बार अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम इसमें है। उपयोग अभ्यास में, उपयोग का मतलब है अभ्यास द्वारा कार्य करके भी कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। जो चीज़ हमें कम समझ में आ रही है उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो वो सीख सकते हैं हम। और अनुप्रयोग का नियम, सीखी हुई कार्य का अभ्यास नहीं तो उसे भूल जाएंगे। यानी अनुप्रयोग नहीं करेंगे हम तो उससे वापस भूल जाएंगे। हम कहते हैं ना कि काफ़ी दिन हो गए यार पढ़े हुए, मेरे को चीज़ें याद नहीं है। तो इस प्रकार से अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह प्रभाव या परिणाम का नियम कि परिणाम कैसा होना चाहिए, हितकर, सुखदायक और संतोषदायक होना चाहिए। उसी कार्य को करते हैं व्यक्ति, उसी कार्य को करने पसंद करता है जो हितकर हो यानी लाभकारी हो, सुखदायक हो यानी कि कठिन नहीं हो, और संतोषप्रद हो कि मतलब उसको ये प्रेरणा मिले कि हाँ मैंने ये किया तो मैं अच्छा लगना चाहिए उसको। इस प्रकार से ये तो हुए अधिगम के जो मुख्य नियम हैं
और गौण नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, विविध उपायों विधियों से कार्य करना सीखना आदि इसके अंतर्गत आता है। अभिवर्ती या मनोवर्ती का नियम कि मानसिक रूप से तैयार रहना, मानसिक रूप से तैयार रहना। आंशिक क्रिया का नियम जो पहले बताया था कि अंश से पूर्व की ओर कार्य को बांटना, अंश से पूर्ण की ओर कार्य का विभाजन करना जरूरी है। इसी तरह आत्मीकरण का नियम है। आत्मीकरण का मतलब है कि कुछ चीज़ सीखना, नई बात को सीखना आत्मीकरण के अंतर्गत लिया जाता है। और संबंधित परिवर्तन का नियम एक क्रिया को दूसरी परिस्थिति में करना। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ पर कैसा प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पर इस तरह पूछ सकता है कि सीखने का जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं तो सर्वाधिक मान्य नियम किसके हैं, ईएल थॉर्नडाइक के हैं। फिर ये प्रश्न आ सकता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में नहीं है तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव 3 तो देगा और 1 गौण में से देगा। तो हमें उत्तर उसी प्रकार से निकालना है कि 3 जो नियम मुख्य नियम है, तो वो प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें मुख्य नियम कौन सा नहीं है, या इन गौण नियमों में 3 नियम देगा और 1 मुख्य नियम देगा और प्रश्न बनेगा कि निम्न में से मुख्य नियम कौन सा है या निम्न में से गौण नियम कौन सा नहीं है। इस प्रकार से हमने जो आज शिक्षण और अधिगम को समझा है, जो पहला बिंदु है, बाकी बिंदु इसी तरह हम आगे लेंगे क्लासें। धन्यवाद।